हेलो फ्रेंड्स, सरफेस केमिस्ट्री में आज अपना टॉपिक है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। और दूसरा एक टॉपिक, ये छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद में एक छोटा सा दूसरा टॉपिक और है अधिशोषण के अनुप्रयोग। ये दो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक अपना अधिशोषण समतापी क्या होता है। जब अधिशोषण होता है तो किसी ठोस पर गैस की कितनी मात्रा अधिशोषित हो गई, उस अधिशोषित गैस की मात्रा को अपन दर्शाते हैं x/m के द्वारा। और कल एक हमने पढ़ा था कि अगर दाब डाला जाए तो दाब डालने से अधिशोषण में वृद्धि होती है, प्रेशर। इन दोनों के मध्य संबंध को ही कहते हैं अधिशोषण समतापी। और इन दोनों के मध्य संबंध ग्राफ के द्वारा गणितीय रूप में व्यक्त किया था फ्रेंडलिक ने, इसलिए हम इसको कहते हैं अधिशोषण फ्रेंडलिक समतापी। किसी निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा और डाले गए बाह्य दाब के मध्य का संबंध अधिशोषण समतापी कहलाता है। अब देखिए, फ्रेंडलिक ने इनके मध्य किस तरह से गणितीय संबंध स्थापित किया। फ्रेंडलिक ने ग्राफ बनाया, ये तो है अधिशोषित गैस की मात्रा और ये हमने ले लिया है दाब। कल भी हमने इसकी चर्चा की थी कि जैसे जैसे आप दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषित गैस की मात्रा भी बढ़ेगी इस तरह से, परंतु एक निश्चित दाब तक ही बढ़ेगी। जब दाब, जिसे हम संतृप्त दाब कहते हैं, वहां तक पहुंच जाएगा, उसके बाद में दाब का अधिशोषण की दर पर या अधिशोषित गैस की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। शुरू में अगर जब आप दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे अधिशोषण है वो बाद में कम प्रभावित होते होते स्थिर हो जाएगा। इस ग्राफ के अनुसार फ्रेंडलिक ने 3 भागों में इस ग्राफ का अध्ययन किया है। 3 भागों में कैसे कैसे। शुरू में ये जो ग्राफ की लाइन है बिल्कुल से सीधी है, इस तरह से 45 डिग्री पर, 45 डिग्री के एंगल पर। और संतृप्त दाब के बाद में, ये मान लीजिए यहां पर हो गया है संतृप्त दाब हो गया, इसके बाद में ये लाइन बिल्कुल से इस तरह से सीधी हो गई है, क्षैतिज हो गई है बिल्कुल। और इसके बीच में ये थोड़ी सी, आप इसको ऐसे झुकी हुई मान सकते हैं। यानी शॉर्ट में आप इस ग्राफ को इस तरह से समझ सकते हैं कि पहले ग्राफ ऐसे गया है, फिर थोड़ा सा झुका है और फिर बिल्कुल सीधा हो गया। तो फ्रेंडलिक इसका इस 3 भागों में अध्ययन करने वाले। देखिए, ग्राफ अगर बिल्कुल से सीधा है 45 के एंगल में, शुरू में ये इसका फर्स्ट भाग मान लेते हैं, ये यहां से लेकर के यहां तक सेकंड भाग है और ये है थर्ड भाग। तो जो फर्स्ट भाग है उसमें देखिए, शुरू में जब दाब कम, निम्न दाब पर जो अधिशोषण की मात्रा है वो बिल्कुल दाब की क्या है, समानुपाती। 45 का एंगल मतलब ग्राफ की लाइन अगर बिल्कुल से सीधी आती है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के एक्यूरेट समानुपाती हैं, प्रोपोर्शनल। यानी शुरू में आप ये बोल सकते हैं कि x/m है वो किसके समानुपाती है, p के समानुपाती। यहां पर मैंने p की कोई भी घात नहीं लगाई है, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि p की घात कितनी है, p की घात 1, ठीक। उसके बाद में थर्ड स्थिति, पहले अपन थर्ड स्थिति को देखते हैं। ये लीजिए थर्ड स्थिति, उच्च दाब पर जब दाब बहुत ज्यादा हो जाता है संतृप्त दाब से ज्यादा, उस स्थिति में जो अधिशोषण की दर है क्या वो दाब के समानुपाती है? बिल्कुल नहीं है। आप दाब तो बढ़ा रहे हैं लेकिन अधिशोषण पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब अधिशोषण की दर है वो दाब के समानुपाती नहीं है। नहीं है तो p की पावर कितनी लगा देंगे, 0, कि अधिशोषण की दर है वो दाब के समानुपाती अब नहीं रहेगी। समझ गए? शुरू में पहली घात के समानुपाती है, x/m समानुपाती है p की प्रथम घात के, और लास्ट में x/m समानुपाती हो गया p की 0 घात के। तो बीच में क्या होगा, बीच में देखिए ग्राफ धीरे धीरे झुक रहा है, क्षैतिज होने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब जो समानुपाती का संबंध है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी समानुपाती तो है बीच में, x/m है ये p के समानुपाती तो है, लेकिन
शुरू में जितना समानुपाती था उससे धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी घात जो है पी की पावर ये धीरे धीरे 1 से कम हो रही है। जैसे 1 से कम 0.9 हो गई, फिर 0.8, 0.7, 0.5, इस तरह से करते करते 0.3, 2, 1 और लास्ट में देखिए कितने हो गई, 0.0 हो गई। तो इसकी पावर मैं यहां पर लगा देता हूं 1/n। ये 3 भागों में हमने डिवाइड कर दिया ग्राफ को। शुरू में पी की प्रथम घात के समानुपाती है, बीच में मध्यम में पी की 1/n पावर के समानुपाती है, और लास्ट में उच्च दाब पर पी की शून्य घात के समानुपाती। तो इन तीनों समीकरणों को मिलाकर के एक समीकरण हम ऐसे लिख सकते हैं कि x/m समानुपाती p की पावर 1/n, और इसमें n का मान होगा 1, 2, 3, 4 कोई भी पूर्ण संख्या। तो अब जो p की घात है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में ही है। देखो p की पावर मैक्सिमम तो हो सकती है 1, फिर धीरे धीरे 1 से कम हो रही है, 1 से कम होकर के लास्ट में कितनी हो गई, 0। अर्थात p की घात 0 से लेकर के 1 तक होती है। तो 1/n में p की पावर हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी। अगर आप n का मान 1 रखेंगे तो p की पावर 1 आ गई, फिर 1 से ज्यादा आप जितना भी रखेंगे तो p की पावर वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, समझ गए, और अनंत रख देंगे तो 0 हो जाएगी। फिर यानी p की जो पावर है वो 0 से कम नहीं हो सकती है और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तीनों स्थितियों को मिला करके हमने ये संबंध स्थापित कर दिया, फ्रोइडलिंग ने ये संबंध दिया। समानुपाती का चिन्ह हटा करके मैं बराबर का चिन्ह लगा रहा हूं, तो ये स्थिरांक लगा दिया हमने k, और p की पावर है 1/n। ये समीकरण आ गई फ्रोइडलिक समीकरण, ठीक है। फ्रोइडलिक समीकरण में दोनों तरफ प्राकृतिक लघुगणक लेने पर, दोनों तरफ log ले लेता हूं। देखिए log x/m बराबर log k प्लस log p की पावर 1/n, और इसे 1/n को आप यहां पर लिख सकते हैं। देखो शुरू में आप इसका log लेंगे तो इसको आप ऐसे मान लेना, इसका पूरा का log आएगा, तो इसको कोई संख्या राशि मान लेना a, और इसको पूरी को राशि मान लेना b। तो इस तरह से आएगा log a गुणा b। तो a गुणा b को क्या लिखते हैं, log a प्लस b। तो ये लिखते हैं मैंने log a प्लस log b। और अब इसको आप मान लो log a की पावर x, जैसे log a की पावर x है, तो इसको सोल्व करके आप कैसे लिखते हैं, x log a। तो इसको मैं सोल्व करके लिख दूं, ये इसकी घात है, ये यहां पर आ जाएगी x log a। ये इसको मैंने इस तरह से सोल्व करके लिख दिया। तो फ्रोइडलिक समीकरण का हमने प्राकृतिक लघुगणक ले लिया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो समीकरण का ग्राफ बनाते हैं तो पहले इसकी तुलना करनी पड़ती है। समीकरण या तो y बराबर mx के जैसे होनी चाहिए, या होनी चाहिए y बराबर mx प्लस c के समतुल्य होनी चाहिए। और ये जो समीकरण है ये y बराबर mx प्लस c के जैसी है। देखिए कैसी है, y बराबर mx प्लस c। इसमें y कौन है, ये पद तो हो गया y बराबर m, ये वाला पद हो गया m गुणा x, m गुणा x है, प्लस c, ये रहा प्लस c। तो ग्राफ किस प्रकार का बनेगा, y बराबर mx प्लस c समीकरण, इसका हमने पहले बनाया था एक बार ग्राफ, इस तरह का ग्राफ बनता है जिसका ढाल किसके बराबर होता है, इधर लेते हैं अपन y, इधर लेते हैं x, ढाल बराबर होता है m के, और अंतःखंड किसके बराबर होता है, c के। तो ठीक इसी प्रकार से इस समीकरण के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए अगर आपको y बराबर mx प्लस c ये ध्यान में नहीं है तो अपना जो पिछला चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें हमने इसके बारे में चर्चा की है। दोनों प्रकार के हमने ग्राफ बनाए थे, y बराबर mx के अकॉर्डिंग भी और y बराबर mx प्लस c। दोनों इक्वेशन के लिए हमने ग्राफ के लिए चर्चा की हुई है कि किस प्रकार से इसके लिए ग्राफ तैयार किया जाता है। तो आप पीछे के वीडियो में वहां पर जाकर के इसको देख सकते हैं। तो ये अपन यहां पर ग्राफ बनाते हैं, ये है m और ये है x। ग्राफ बनता है y और x के बीच में, यहां पर तो लेते हैं y, तो यहां पर तो मैं ले लेता हूं y कौन है, log x बटा m, और इधर लेते हैं अपन x, x कौन है, log b। ये दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार का ग्राफ आएगा। अब ग्राफ का ढाल कितना होगा,
टेन थीटा बराबर y बराबर mx प्लस c जो समीकरण होती है, इसके लिए ढाल टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है m, और जो अंतः खंड होता है, अंतः खंड किसके बराबर होता है c के, तो इसका ढाल टेन थीटा m के बराबर होना चाहिए। m कौन है 1/n, तो इसका ढाल हो गया, और ये इसका अंतः खंड, अंतः खंड बराबर किसके बराबर होना चाहिए c के बराबर। c कौन है अपना log k, ये लीजिए, ये इसके लिए ग्राफ बन करके तैयार है। ये जो हमने इक्वेशन निकाली है, किसी ठोस अधिशोषक पर यदि किसी गैस का अधिशोषण हो उस स्थिति में, यदि हम ये कहें कि किसी विलयन प्रावस्था में अधिशोषण हो रहा है, जैसे हमने उदाहरणों में हमने एक दिन पढ़ा था कि जैसे शर्करा के विलयन में नारियल का चारकोल डाल दें, तो शर्करा का विलयन तो वो विलयन हो गया, वो विलयन प्रावस्था होगी। तो विलयन प्रावस्था में ध्यान रखना, गैसीय प्रावस्था के लिए तो लेते हैं दाब, और विलयन प्रावस्था के लिए इसी समीकरण को किस प्रकार से लिखेंगे हम, log x बटा m बराबर log k प्लस 1/n log p की जगह, p केवल दाब केवल गैसों के लिए होता है, विलयन के लिए क्या होता है सांद्रता, तो उसके लिए हम कंसंट्रेशन सांद्रता का क्या लिखेंगे c लिखेंगे। बस एक थोड़ा सा चेंज होगा, अगर अधिशोषण विलयन प्रावस्था में हो रहा है तो उसके लिए समीकरण ये होगी, ग्राफ भी आ जाएगा log c, और अगर गैसीय प्रावस्था में अधिशोषण हो रहा है तो उसके लिए ग्राफ ये होगा। ये अधिशोषण समतापी कंप्लीट हुआ, फ्रेंडली का जो अधिशोषण समतापी है वो कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद में इसी वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक और शेयर करने वाले हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस एकदम इजी सा है, केवल 4-5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अधिशोषण के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब होता है कि अधिशोषण यूज कहां होता है, अपने दैनिक जीवन में कहां कहां काम में आता है। नंबर 1 गैस मास्क, जो कोयले की खान खदानों में माइंस वगैरह में काम करते हैं, वो मजदूर मुंह पे मास्क लगा करके रखते हैं। वो मास्क क्या करता है, वो मास्क जो हानिकारक गैसें होती हैं जैसे मीथेन है, इस प्रकार की जो हानिकारक गैसें जो खदानों से निकलती हैं, उन गैसों को उन मजदूरों के यानी व्यक्ति के शरीर में जाने से रोकता है। जैसे ही श्वसन के साथ आप वायु को अंदर खींचेंगे तो वो जो हानिकारक गैसें उनको मास्क अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। तो गैस मास्क में एक प्रकार से अधिशोषण का उपयोग हो गया। गैस मास्क के द्वारा जो हानिकारक गैसें होती हैं उन हानिकारक गैसों का अधिशोषण किया जाता है। ठीक है। नंबर 2 नमी को हटाने के लिए हमने एक दिन पढ़ा था कि सिलिका जेल नमी को अधिशोषित कर लेता है। तो सिलिका जेल नमी को अधिशोषित करता है, तो इसके द्वारा अपन वायुमंडलीय नमी को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर वायुमंडल में नमी ज्यादा है और अगर अपने को कम करनी है तो अपन क्या करेंगे, सिलिका जेल के द्वारा जो नमी है उसको अधिशोषित कर लेंगे। नमी को सिलिका जेल अधिशोषित कर लेगा तो नमी कंट्रोल हो जाएगी, नमी की मात्रा कम हो जाएगी। रंजक भी जो रेशे होते हैं उनकी सतह पर अधिशोषित ही होता है। जैसे जो रेशे होते हैं वो शुरू में सारे व्हाइट कलर के होते हैं, तो उनको रेशों को रंजक के विलयन में डुबोते हैं तो वो जैसे उनका कलर देना होता है वैसा उनका कलर आ जाता है। तो रंजक में डुबोने से क्या होता है, रेशे को जैसे आप रंजक में डुबो करके निकालेंगे तो जो रंजक है वो उन रेशों की सतह पर अधिशोषित हो जाएगा। तो यहां पर रंजक भी जो है वो रेशों की सतह पर अधिशोषित हो रहा है, तो ये भी एक प्रकार का अधिशोषण का ही यूज हो गया, अनुप्रयोग हो गया। ये भी हमने इसके बारे में भी पहले चर्चा की है। इसके अलावा रंगीन अशुद्धियों को हटाने, ये भी हमने पहले पढ़ा है। जैसे मेथिलीन ब्लू के विलयन में हमने नारियल का चारकोल डाला था, तो नारियल चारकोल ने उसमें से मेथिलीन ब्लू को एब्जॉर्ब कर लिया था पूरे। इसी प्रकार से अगर कोई भी रंगीन अशुद्धि है विलयन में, मान लीजिए घुली हुई है, तो उसको अगर अपन हटाना चाहते हैं तो अधिशोषण के द्वारा हटा सकते हैं। उस विलयन में नारियल का चारकोल डाल दीजिए, तो नारियल का चारकोल क्या करेगा, नारियल का जो चारकोल है वो जितनी भी रंगीन अशुद्धियां उनको सबको अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेगा और जो विलयन है वो रंगहीन हो जाएगा।
जो एल्यूमिनियम दनायन होता है Al+3, इस दनायन का एक परीक्षण होता है लेक परीक्षण। जो अपन प्रैक्टिकल करते हैं उन प्रैक्टिकल्स में दनायनों का ऋणायनों का विश्लेषण किया जाता है, अपने 12th क्लास में प्रैक्टिकल में भी है। तो उसमें जो एल्यूमिनियम दनायन होता है, एल्यूमिनियम दनायन का जो गुणात्मक विश्लेषण होता है उसमें एल्यूमिनियम का निश्चयात्मक परीक्षण जो होता है उसका नाम होता है लेक परीक्षण। और वो जो लेक परीक्षण होता है वो लेक परीक्षण भी एक प्रकार से अधिशोषण पर ही आधारित होता है। उसमें होता क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, Al+3 हो गया। तो उसमें जैसे अपन नीला लिटमस पत्र उसमें लेकर के जाते हैं, तो नीले लिटमस पत्र का जो कलर होता है उस कलर को ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। तो ये भी एक प्रकार का अधिशोषण हो गया। विषमांगी उत्प्रेरण, इसी चैप्टर में अपने आगे आएगा उत्प्रेरक, फिर उसमें उसी में अपन उत्प्रेरण पढ़ेंगे। आप जानते होंगे नॉर्मली उत्प्रेरक वो होते हैं जो विक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। और ये उत्प्रेरण की जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, समांगी और विषमांगी। तो जो विषमांगी उत्प्रेरण होता है वो अधिशोषण पर ही आधारित होता है। उसमें क्या करते हैं, जो उत्प्रेरक होता है वो ठोस होता है, और जो अभिकारक होते हैं, जैसे एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझो, ये मान लीजिए कोई दो गैस हैं ए और बी, ठीक है, दो गैसीय पदार्थ है और इनकी जो रिएक्शन हो रही है उसमें हमने एक उत्प्रेरक डाल दिया सी, ये ठोस है। तो रिएक्शन में होता क्या है, ये जो उत्प्रेरक है ठोस, ये क्या करता है, इन दोनों गैसों को अपनी सतह पर अधिशोषित करता है और इनको अपनी सतह पर अधिशोषित करके इनको अभिक्रिया करवाने के लिए स्थान उपलब्ध करवाता है। तो वहां पर इनकी रिएक्शन होती है। तो ये जो विषमांगी उत्प्रेरण है ये भी एक प्रकार से अपने अधिशोषण का अनुप्रयोग हो गया। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी, वर्णलेखिकी जिसे अपन कहते हैं, ये भी अपन ने 12th क्लास में पढ़ा है, अभी 11th में पढ़ा था, 12th में भी पढ़ेंगे इसको। जिसमें आपको ध्यान होगा एक ब्यूरेट लेकर के उसमें जो मिश्रण होता है, अशुद्धियों का मिश्रण होता है, उसको ऊपर से डालते हैं। तो वो अशुद्धियां क्या होती हैं, जैसे उनकी सबकी अधिशोषित होने की क्षमता अलग अलग होती है। तो जिसमें अधिशोषित होने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है वो ब्यूरेट में सबसे ऊपर अधिशोषित हो जाता है। फिर जिसकी क्षमता थोड़ी कम है वो थोड़ा सा नीचे आकर के अधिशोषित होगा, फिर जिसकी क्षमता और कम है वो थोड़ा सा और नीचे आकर के अधिशोषित होगा। इस प्रकार से अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पदार्थ मिले हुए हों तो उनको इस क्रोमेटोग्राफी वर्णलेखिकी विधि के द्वारा अपन उनको अलग अलग करते हैं। इसके अलावा एक उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, जैसे अपने को निर्वात उत्पन्न करना हो तो अपन निर्वात पंप के द्वारा हवा को बाहर निकालते हैं, लेकिन उसके द्वारा कंप्लीट निर्वात उत्पन्न नहीं होता है। अगर आपको उच्च निर्वात उत्पन्न करना है तो उसमें अपन क्या करते हैं, पहले निर्वात पंप के द्वारा सारी हवा निकाल लेते हैं, जितनी पॉसिबल हो उतनी निकाल लेते हैं, और फिर उसमें अपन क्या करते हैं, नारियल का चारकोल डालेंगे। तो बची हुई अंदर की जो वायु है उसे नारियल का चारकोल अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेगा और अंदर बिल्कुल भी हवा शेष नहीं बचेगी, क्योंकि थोड़ी बहुत बची थी और उसको नारियल के चारकोल ने क्या कर लिया है, अपनी सतह पर अधिशोषित कर लिया है। तो जो अपना जो भी पाइप वगैरह ट्यूब वगैरह है उसमें कंप्लीट निर्वात उत्पन्न हो गया, यानी उच्च निर्वात उत्पन्न हो चुका है। इसके अलावा एक अपने 11th क्लास में पढ़ा था, जो कठोर जल को मृदु बनाने की प्रक्रिया होती है, जो रेजिन आयन विनिमय विधि होती है, वो भी अधिशोषण पर ही आधारित होती है। आयन विनिमय विधि, रेजिन विधि या आयन विनिमय विधि अपन जिसको कहते हैं, वो कठोर जल को मृदु जल बनाने की विधि होती है। तो आपको केवल इतना ध्यान में रखना है कि अधिशोषण पर आधारित होती है। तो यह है अधिशोषण के कुछ अनुप्रयोग, सीधे सीधे एकदम नॉर्मल अनुप्रयोग है। नंबर 1, गैस मास्क में हानिकारक गैसों को गैस मास्क अधिशोषित कर लेता है। सिलिका जेल नमी को अधिशोषित कर लेती है। रेसे होते हैं वो रंजक को अधिशोषित करते हैं। नारियल का चारकोल है वो रंगीन अशुद्धियों को अधिशोषित कर लेता है। एल्यूमिनियम के लेक परीक्षण में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस पत्र के कलर को अधिशोषित करता है। विषमांगी उत्प्रेरण में जो उत्प्रेरक होता है वो अभिकारक को अधिशोषित करता है। क्रोमेटोग्राफी भी अधिशोषण पर ही आधारित है। उच्च निर्वात उत्पन्न करना ये भी अधिशोषण के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। और कठोर जल को मृदु बनाने की प्रक्रिया जो रेजिन या आयन विनिमय विधि है वो भी अधिशोषण पर ही आधारित है। तो ये सभी अपने अधिशोषण के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग हो गए। इसी के साथ में अपना जो अधिशोषण का टॉपिक है वो
कंप्लीट हो चुका है। सरफेस केमिस्ट्री में अपना पहला टॉपिक अधिशोषण इसी के साथ कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।